Hello children, today our topic is environmental studies. But before going to environmental studies, we will define what is environment. Environment may be defined as a sum total of all surroundings of a living organism including natural forces and other living things which provide conditions for development and growth as well as the danger and damage. Environment क्या हो गया, इसको हम डिफाइन करते हैं, ये सम टोटल ऑफ द सराउंडिंग्स है. एनवायरनमेंट का मतलब भी है सराउंडिंग्स. ये किसकी सराउंडिंग्स है? इट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल सराउंडिंग्स ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग नेचुरल फोर्सेस एंड अदर लिविंग थिंग्स विच प्रोवाइड कंडीशंस. ये वो कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं फॉर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ एज वेल एज द डेंजर एंड डैमेज. Okay, now environmental studies. Environmental studies is the study of interaction between physical, chemical and biological components of the environment. Environmental study क्या हो गया? ये वो स्टडी है जिसका जो कि इंट्रैक्शन है, किसके बिटवीन इंट्रैक्शन है? फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट. अब फिजिकल कंपोनेंट में क्या आएगा? फिजिकल कंपोनेंट में आएगा लैंड, एयर, वाटर, सॉइल, रॉक्स. इट इंक्लूड्स फिजिकल component. Next is chemical component. Chemical component includes chemical compounds of the environment and biological components. Biological components include living organisms of the environment, or it can be defined as it is a multidisciplinary academic field which systematically studies human interaction with the environment. या ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी एकेडमिक फील्ड है ये, या वो साइंस है ये जो कि स्टडी कर रहा है ह्यूमन इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट. ये वो साइंस है जो ह्यूमन इंटरेक्शन को स्टडी कर रहा है विद द एनवायरनमेंट. तो इसको हम कहते हैं एनवायरमेंटल स्टडीज़. अब ये एनवायरमेंटल स्टडीज़ है, इसकी हमें क्यों ज़रूरत पड़ गई पढ़ने की? मतलब हम इसका एनवायरमेंट स्टडीज़ क्यों आज इतना ज़रूरी है, इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इसके इतने स्कोप्स हैं, इसकी नीड हमें क्यों पड़ गई? इसकी नीड सबसे पहले इंडिया में आई थी इन 1984 में, जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हो गई थी जिसमें एक पॉइजनस गैस मीथाइल आइसोसाइनेट वो लीक हो गई थी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों को, काफ़ी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बहुत सारा नुकसान हो गया था. प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग प्रॉपर्टीज़ तो इतना इफेक्ट नहीं जितना ह्यूमन लाइव्स को नुकसान हो गया था, इफेक्ट हो गए थे. ह्यूमंस डिस्ट्रॉय हो गई थी, ह्यूमन लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई थी, प्लांट्स, एनिमल्स, वो लैंड, वो एरिया. तो वो सारा वो एरिया क्या हो गया था, एक हिसाब से डिस्ट्रॉय हो गया था और काफ़ी लोग उसमें मर गए थे. एटलीस्ट 16,000 पीपल वी आर डेड ड्यू टू दिस इनहेलेशन ऑफ पॉइजनस गैस. ओके, सो अब इंडिया में तो 1980s में आ गया था, बट इसको सीरियसली ले गए थे 1990s से स्टार्ट किया था इंडिया ने इसको सीरियसली लेना. बट इन वेस्टर्न कंट्रीज़ ये स्टार्ट हो गया था इसका जो स्ट्रांगली फेल्ट, इसकी जो नीड पड़ गई थी ज़्यादा, वो हो गई थी 1960s में. और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया ये एनवायरमेंटल कोर्सेज़ कहाँ के? अपने यूनिवर्सिटीज़ में. उसके बाद अब हम इसका स्कोप पढ़ते हैं. what is the scope of environmental studies? Environmental studies have been seen to be the multidisciplinary in nature, so it is considered to be a subject with great scope. इसका बहुत स्कोप है environmental studies का. इसका environmental science बहुत सारे स्फीयर्स में अप्लाई हो रहे हैं. नंबर 1 इट इज़ इकोसिस्टम. अब इकोसिस्टम में क्या, कहाँ पे अप्लाई हो रही है? ये स्टडी करता है प्रोसेस दैट लिंक द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू द लिविंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, और लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया बायोटिक कंपोनेंट्स टू नॉन लिविंग हो गया एबायोटिक कंपोनेंट्स. ये बायोटिक कंपोनेंट्स को एबायोटिक कंपोनेंट्स से जो इनका ये जो लिंक है, ये जो ये प्रोसेस है, इस स्टडी को हम कहते हैं इकोसिस्टम. ये हम स्टडी किसके थ्रू कर सकते हैं? थ्रू एनवायरमेंटल साइंस.
नेक्स्ट इज नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन। नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन में आएगा कि जो हम नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे फॉरेस्ट्स हैं, हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, ये सारे जो है इनको हमें मैनेज करना है, मेंटेन करना है। इन रिसोर्सेज को, इन्हीं को मैनेजिंग और मेंटेन करना है। इस मेंटेनिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को ही हम कहेंगे नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल। ये जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल है, इसकी नॉलेज लगभग आजकल सबको है कि हमें किस तरीके से पोल्यूशन को कंट्रोल करना है। यही जो ये नॉलेज है जिसमें हम अपने इस पोल्यूशन को कंट्रोल कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, या कुछ रास्ते देख रहे हैं इस पोल्यूशन कंट्रोल को, उसको वो इसमें आ जाता है एनवायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल में। वो वेज, वो मेजर्स जो हम लेते हैं एनवायरमेंट पोल्यूशन को कंट्रोल करने में। नंबर 4 इज़ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में ये बोर्ड बनते हैं, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये फॉर्म हो गए हैं। और ये इनका क्या करते हैं, ये काम ये सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरनमेंट और उसके सॉल्यूशंस भी देते हैं। इनका काम होता है पॉलिसी मेकिंग, पोल्यूशन कंट्रोल करना और मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस, और इकोलॉजिकल बैलेंस भी इनको मेंटेन करना होता है इसमें एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में। नेक्स्ट इज़ द स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल स्टडी इन इंडस्ट्री। अब एनवायरमेंटल स्टडी का स्कोप इंडस्ट्री में क्या है? जैसे हमारे एनवायरमेंटल साइंटिस्ट से जो वो वर्क कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, वो रिसर्च कर रहे हैं कि कहीं एनवायरमेंटल पे कोई एनवायरमेंट पे कोई पोल्यूशन से कोई इफ़ेक्ट तो नहीं पड़ रहा है। जो भी इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं हमारे एनवायरमेंट पे, किन चीज़ों से पड़ रही है, ये हमारे रिसर्चर साइंटिस्ट ये हम हमेशा ये रिसर्च कर रहे हैं किन चीज़ों से कितना इफ़ेक्ट हमारी एनवायरनमेंट पे पड़ता है। वैसे ही इंडस्ट्रीज़ में भी एक सेक्शन होता है जहाँ पे वो उन रिसर्चर्स को या साइंटिस्ट्स को रखते हैं, एक सेक्शन उनको देते हैं, वो यही मेंटेन करते हैं। वो क्या करते हैं, वो गवर्न करते हैं इम्पैक्ट की, जो इंडस्ट्री में जो उस इंडस्ट्री से जो केमिकल्स निकलता है वो एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट करेंगे, जो केमिकल्स निकल रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि एक इंडस्ट्री को जो एज एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है उनकी तरफ से जो है, उनकी तरफ से एक गाइडलाइंस है कि एक एनवायरनमेंट में कितना पोल्यूशन एक इंडस्ट्रीज़ ये कर सकते हैं, एक लिमिट है। उस लिमिट के अगर ज़्यादा वो पोल्यूशन कर देते हैं या उससे ज़्यादा वो वेस्ट कर देते हैं, केमिकल्स एनवायरनमेंट में डाल देते हैं, तो उनके ऊपर एक एक्ट लगेगा या उनके ऊपर सील हो जाती है वो इंडस्ट्री और उनके फ़ाइन हो जाता है उस इंडस्ट्री पे। इसलिए एक उनको ये एक सेक्शन दिया है कि उनको देखना है कि हम एनवायरनमेंट में कितना वेस्ट कर सकते हैं, पोल्यूशन कितना कर सकते हैं, कितना हम वो वेस्ट डाल सकते हैं एनवायरनमेंट में। इसलिए वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उनको दिया है मैन्युफैक्चर ऑफ ग्रीन गुड्स एंड प्रोडक्ट्स, उनको मैन्युफैक्चर करना होता है। नेक्स्ट इज़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है इनमें क्या काम है कि इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है, लोग अवेयर हो गए हैं, वो रिसर्च करते हैं। आजकल हर एक यूनिवर्सिटी में रिसर्च, जो यूनिवर्सिटी में लोग हैं जो ये पढ़ रहे हैं वो रिसर्च कर रहे हैं, किसका वो सोर्सेज रिसर्च कर रहे हैं, वो मॉनिटर कर रहे हैं और कंट्रोल कर रहे हैं द सोर्स ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन को। वो एक वेज देख रहे हैं कि हम कैसे ग्रीन हाउस को रिड्यूस कर सकते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, हम कैसे जनरेट कर सकते हैं अवेयरनेस लोगों के बीच में, या सोलर एनर्जी को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। वो सारा इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आता है। नंबर 7 इज़ सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट आएगा नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये अवेयरनेस प्रोवाइड करी लोगों को, किसके लिए, एनवायरमेंटल इशू के लिए। इन लोगों को क्या करे, अवेयर करती है लोगों को कि आपको किस तरीके से एनवायरनमेंट का मतलब इसमें कितना वेस्ट, कैसे कहाँ पे एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट हो रहा है, किन चीज़ों से इफ़ेक्ट हो रहा है, कौन सा वेस्ट कितना मतलब हम डाल सकते हैं एनवायरनमेंट में, कौन सा चीज़ है जो हम रीयूज़ कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, या किस चीज़ से हमारी एनवायरनमेंट पे इफ़ेक्ट ज़्यादा पड़ रहा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पॉपुलेशन से ये लोगों को अवेयर करे, उनको बता रही है और कंट्रोल बता रही है, अवेयर करे कंट्रोलिंग ऑफ पॉपुलेशन।
through organizing advisory or awareness camps. So next one is our importance of environmental studies. अब importance of environmental studies क्या है? Importance of environmental study हो गया कि हमारी जो हमने environmental studies पढ़ा, अब इसका क्या importance है? The way human is exploiting and using environment is horrible. The global climate changes are showing that mankind is heading towards disaster. जो जिस तरीके से हम इंसान environment को use कर रहे हैं, उस तरीके से ऐसा लगता है कि हम जल्द ही जितने भी रिसोर्सेज हैं हमारे अर्थ पे वो सारे हम ख़त्म कर देंगे और एक हिसाब से हम आगे एक डिज़ास्टर की तरफ बढ़ रहे हैं जिस तरीके से हम अपने एनवायरनमेंट को यूज़ कर रहे हैं. सो अब इसका जो एम्स और ऑब्जेक्टिव है, जो हमारे एनवायरमेंटल स्टडीज़ का जो हमारा एम है वो क्या है? टू अंडरस्टैंड द नेचर सिस्टम्स ऑफ एनवायरनमेंट. हमें अंडरस्टैंड करना, हमें एनवायरनमेंट का क्या नेचर है, इसका क्या सिस्टम है. नंबर 2, टू क्रिएट अवेयरनेस एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, अबाउट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स. हमें अवेयरनेस होनी चाहिए, लोगों में अवेयरनेस पैदा करनी है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के लिए. इम्पार्टिंग बेसिक नॉलेज अबाउट एनवायरनमेंट, लोगों को बेसिक नॉलेज बतानी है एनवायरनमेंट के लिए. छोटी से छोटी नॉलेज हमें उनको बतानी है, थोड़ी. टू सेंसिटाइज ह्यूमन्स अबाउट एनवायरमेंटल इश्यूज़, लोगों को सेंसिटिव बनाना है कि हमारे यहाँ पे एनवायरमेंट इश्यूज़ हैं, इनको हम कैसे डील कर सकें. नंबर 5, टू डेवलप सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेविंग एनवायरनमेंट. एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनमें डेवलप करना है कि हाँ, उनको लगे कि हम अब रिस्पॉन्सिबल हैं, हमें अपनी एनवायरनमेंट को सेव करना है. टू शो द इफ़ेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन एनवायरनमेंट, पॉजिटिव और नेगेटिव. हमें उनको बताना है कि हम ह्यूमन एक्टिविटी से क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं एनवायरनमेंट पे, चाहे वो पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स पड़ रहे हैं या वो नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं. टू एजुकेट एंड मोटिवेट पब्लिक फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, हमें एजुकेट करना है और मोटिवेट करना है पब्लिक को, किस लिए? फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए. टू नो बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म अंडर नेचुरल कंडीशन, किसी भी ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर अगर हमें देखना है तो हम उसके नेचुरल कंडीशन में ही देख सकते हैं. इसलिए अगर हम नेचुरल कंडीशन को बचाएंगे तो ही हम उसके बिहेवियर को हम जान पाएंगे. नंबर 9, टू नो मोर सस्टेनेबल वेज ऑफ लिविंग, हमें वो वेज़ अपनाने जिससे हम आरामी से लिविंग कर सकें, मतलब सस्टेन कर सकें. ये कि अपनी वो चीज़ें हैं, जो रिसोर्सेज हैं, वो अच्छे से इतना यूज़ कर सकें कि हम आगे जो नेक्स्ट जनरेशन है या फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी कुछ रख सकें. टू यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज एफिशिएंटली, जितना भी हम नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करें इनको हम एफिशिएंटली यूज़ करें. ये नहीं होगा कि जब मन आया हम इतना यूज़ करेंगे फिर थोड़ा छोड़ देंगे, या आज बहुत ज़्यादा कर दिया, हमें अपने आराम लगा तो हमने ज़्यादा कर दिया. नहीं, हर एक चीज़ को एफिशिएंटली यूज़ करना है. टू मेंटेन हार्मनी विद एनवायरनमेंट, हम अपने एनवायरनमेंट के साथ हार्मनी, आराम से, वही मैंने आपको बताया कि हमें अपने एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें जैसे भी हैं उसको सही तरीके से यूज़ करना है, जो कि हम अपने एनवायरनमेंट पे भी इफ़ेक्ट ना कर सकें. टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग द वे ग्लोबल एनवायरनमेंट इज़ एग्रीगेट ऑफ वैरायटी ऑफ लोकल एनवायरनमेंट्स, हमें ये एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि जितना भी हमारे लोकल जो हम कर रहे हैं अपने आसपास लोकल एरियाज़ में, इसका इफ़ेक्ट धीरे धीरे बढ़ते ये ग्लोबल एनवायरनमेंट पे भी पड़ता है. थोड़े से लेके बड़े तक ये पहुंच जाता है. जो लोकल एनवायरनमेंट पे इफ़ेक्ट पड़ेगा वो ग्लोबली ही पड़ेगा. एंड नंबर 13 इज़ द लास्ट, टू बिल्ड पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स सेविंग एंड प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट. हमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनाना है, लोगों को ना पॉजिटिव रखना है टुवर्ड्स अब सेविंग एंड प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट. अपने एनवायरनमेंट को हमें सेव करना है, प्रोटेक्ट करना है, जिससे कि हम भी ठीक से रहें और हमारी नेक्स्ट जनरेशन, हमारा फ्यूचर जनरेशन, वो भी सही से रह सके. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक. थैंक यू.